जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंत यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट में इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सीरीज का सेकंड एपिसोड। और इस सेकंड एपिसोड में हम चलते हैं चाइना भारत में कहाँ कहाँ क्लेम करता है। उसके क्लेम को हम खास तौर से 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं। वेस्टर्न सेक्टर यानी कि लेह लद्दाख, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न सेक्टर में जो उसका क्लेम खासतौर से है वो है अक्साई चिन में, चांगचेनमो वैली में, पेंगोंग लेक में, नॉर्दर्न लद्दाख के स्पांगकुर सो एरिया में, और एक 5,000 किलोमीटर लंबी पट्टी या 5,000 स्क्वायर किलोमीटर लंबी पट्टी ईस्टर्न लद्दाख में। मिडिल सेक्टर की बात करें तो बाराहोती, निलोंग, जादुंग, सांगचा मल्ला, लप्तलचू, चुजे, सिपकिला, पुशिंग, सुमदो बाराहोती में वो क्लेम करता है। और ईस्टर्न सेक्टर में खास तौर से कामेंग फ्रंटियर डिवीजन, लोहित डिवीजन, तवांग और लोंगजू अरुणाचल प्रदेश में उसका बड़े पैमाने पर क्लेम है। जहाँ तक भारतीय क्लेम की बात है तो भारत चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री क्लेम करता है, जो कि लद्दाख से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश में तालू पास तक के ट्राई जंक्शन तक जाती है। और मैं पहले ही बता चुका है, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। दोस्तों, यह बात सही है कि भारत और चाइना के बीच में या कहीं तिब्बत के बीच में कभी भी कोई ज़मीन पर डिमार्केशन नहीं हुआ था, लेकिन डिलिमिटेशन भी नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। जब हम हिस्टोरिकल ग्राउंड को खंगालते हैं ना, तो पता चलता है सबसे पुराना डिलिमिटेशन था एक राजा स्काइदे ईदा नेगमागांग के टाइम में, जिसने अपने राज्य को अपने बच्चों यानी 3 बेटों में बांटा था। और सबसे बड़े बेटे को दिया था लद्दाख और पुरिंग का एरिया, जो कि हेनले के पूरब से जोजिला पास के पश्चिम तक जाता था, और उसमें रुडोक और गोगपू गोल्ड डिस्ट्रिक्ट भी शामिल थे। दूसरे बेटे को दिया था गुगे और पुरांग और कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट्स वाला एरिया, और तीसरे बेटे को दिया था जांस्कार, स्पीति और छोटे डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया। और इस संबंध में एक संधि 1684 में लद्दाख और तिब्बत के बीच में तिंगा मोसोगांग में भी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो बाउंड्रीज राजा स्काइदे ईदा नेगमागांग ने अपने बच्चों को देते समय फिक्स की थी, वही बाउंड्री रहेंगी लद्दाख और तिब्बत के बीच में। हाँ, यह सही है, डिमार्केशन नहीं हुआ था, लेकिन डीलिमिटेशन भी नहीं हुआ था। इस बात से पता चलता है कि डीलिमिटेशन तो हुआ था। इसके बाद 1842 में जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह और तिब्बती सरकार, जो कि उस समय चीन में छिन साम्राज्य के प्रभुत्व में काम कर रही थी, उसके बीच में संधि हुई थी। और उसमें भी क्लियर हुआ था कि जो ओल्ड एस्टैब्लिश फ्रंटियर्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, मतलब कि दोनों के बीच में जो हिस्टोरिकल बाउंड्री है वो बनी रहेगी। और इस संबंध में इस बात को दोबारा डिक्लेयर किया गया था 1852 में तिब्बत और कश्मीर के बीच में कि ओल्ड एस्टैब्लिश फ्रंटियर बने रहेंगे। ये और बात है कि ज़मीन पर ओल्ड एस्टैब्लिश फ्रंटियर कहाँ थे, ये कभी क्लियर नहीं किया गया था। हाँ, कागज़ पे माना गया था कि जो हिस्टोरिकल बाउंड्री है वो एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद 1890 में एक बार फिर कोशिश हुई, जिसमें ब्रिटिश और चाइना ने तिब्बत की बाउंड्री के विषय में कलकत्ता में एक फैसला किया, लेकिन उस फैसले को तिब्बत ने यह मानने से मना कर दिया कि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव कलकत्ता में नहीं था, इसलिए वह इस फैसले को नहीं मानेगा। इससे पूरी तरह से पता चलता है कि तिब्बत को फॉरेन अफेयर्स में पूरे अधिकार थे और तिब्बत का बिहेव एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह था, ना कि एक चाइना के पार्ट की तरह। अब 2 देशों की बाउंड्री में जहां मित्रों ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके अलावा एक और योगदान होता है वहाँ के रहने वाले लोगों का, वहाँ के कल्चर का, धर्म का, जाति का, लैंग्वेज का। और हम ये जानते हैं कि भारत के बॉर्डर पर खासतौर से लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग या बहुत सारे लोग तिब्बती यानी कि मंगोलाइड नस्ल के हैं। और इस बात को चाइना अक्सर यूज करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलाका उनका हो गया। पुराने समय से ही बहुत बड़े पैमाने पर सेटलमेंट इधर उधर होता रहा है, और बड़े पैमाने पर लोगों ने भारत में आकर सेटलमेंट किया था। इसलिए वो लोगों का नस्ल बेशक अलग थी, मंगोलाइड प्रजाति के हैं,
लेकिन वो एरिया भारत का ही था। वो भारत में आके सेटल हुए थे, भारत ने उस एरिया को कब्जाया नहीं था। इसके अलावा एक और बात है, जहाँ तक धर्म की बात है, लद्दाख में बुद्धिज्म तिब्बत से बहुत पहले फैला था। तिब्बत में तो बौद्ध धर्म बहुत लेट गया था। ये और बात है कि 1640 के बाद जब दलाई लामा की स्थापना हुई, दलाई लामा का पद बनाया गया, तो लद्दाख बड़े पैमाने पर तिब्बत के रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आ गया और वह इन्फ्लुएंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन लद्दाख तिब्बत का कभी भी पार्ट नहीं था। तिब्बत अलग कंट्री था, अलग एरिया था, लद्दाख अलग था। हाँ, रिलीजन इन्फ्लुएंस, कल्चर इन्फ्लुएंस एक अलग चीज़ है। ज्योग्राफी और एथनिसिटी के अलावा एक चीज़ और आती है जो एक दूसरे देश के ऊपर क्लेम को क्लियर करती है, वो है माइथोलॉजी और हिस्ट्री। और भारतीय हिस्ट्री बोलें, भारतीय माइथोलॉजी बोलें, महाभारत है, उपनिषद, ऋग्वेद, भगवत गीता और बहुत सारे सैक्रेड टेक्स्ट, उन्होंने हिमालय को भारत की उत्तरी बाउंड्री बताया है। मौर्यों ने, गुप्तों ने नॉर्दर्न बाउंड्री की वाटर बॉडीज तक, नदियों तक और कई बार तो उनको पार करके शासन किया है। ह्वेनसांग भी इस फैक्ट को क्लियर करता है। कश्मीर, लद्दाख, नेपाल, आसाम, जिसमें प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, भारतीय राजा वहां पर राज कर रहे थे। इससे पता चलता है कि हिस्टोरिकली भारत का क्लेम बहुत ज़्यादा मजबूत है इन इलाकों के ऊपर। लद्दाख कभी भी तिब्बत के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं था। हाँ, रिलीजियस कल्चर इन्फ्लुएंस एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लद्दाख के ऊपर कभी भी नहीं था। हिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम में लद्दाख को या तो भारतीय राजाओं ने राज किया है या लद्दाखी राजाओं ने राज किया है। चाइनीज ने वहाँ पर या तिब्बतन से वहाँ पर इक्का दुक्का समय को छोड़ दें तक कभी राज नहीं किया है। और मॉडर्न डे की बात करें ना, तो ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह को पूरे कश्मीर और लद्दाख का राजा डिक्लेयर किया था या उन्हें राजा स्वीकार किया था। मित्रों, जहाँ तक तिब्बत की बात है ना, तो तिब्बत का पहला राजा यार्लुंग डायनेस्टी का न्यात्री सेनपू की जड़ें कोसल मगध एम्पायर भारत में मिलती हैं। उसने यहाँ से वहाँ जा कर के राज्य एस्टैब्लिश किया था। मतलब तिब्बत में भारतीय प्रभाव पहले से ही बना हुआ था। इसलिए चलता है पता, तिब्बत हमेशा एक स्वतंत्र देश था, वह कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं था। केवल 18वीं सदी के कुछ समय के लिए तिब्बत एक्चुअल में चाइनीज रूल के अंदर था। तिब्बत के ऊपर 1841 में डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने अटैक किया था। 1856 में नेपाल ने अटैक किया था। 1904 में ब्रिटिश ने अटैक किया था। लेकिन यह अटैक तिब्बत के ऊपर था और चाइना कभी भी पिक्चर में नहीं था कि तिब्बत के ऊपर अटैक को चाइना के ऊपर अटैक कभी नहीं माना गया था। और 7 अक्टूबर 1950 को चाइना ने पहली बार बड़े पैमाने पर तिब्बत में मिलिट्री एडवेंचर किया, मिलिट्री अटैक किया और फाइनली यह अटैक कंप्लीट हुआ 1959 में तिब्बत के कंप्लीट एनेक्सेशन के साथ चाइना में। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये डिमार्केशन क्यों नहीं हो पाया था। उसका बहुत बड़ा कारण था बैरन लैंड, इनएक्सेसिबल लैंड। लेकिन बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में इस समस्या को भी चाइना ने पार पा लिया और 1962 में उसने हिमालय को पार करके पहली बार किसी दुश्मन ने बड़े पैमाने पर हमारे देश के ऊपर अटैक किया था। और जो ज़मीन बैरन थी ना, वो समय के साथ में बदल गई। पता चला कि वह ज़मीन तो मिनरल से भरी हुई है, फ्रेश वाटर से भरी हुई है। हिस्ट्री में इस जगह का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था और चाइना ने बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल करने का प्लान कर लिया। अपने लोगों का ध्यान इधर डाइवर्ट किया, इंटरनल प्रॉब्लम से हटाया। 1962 ने भारत पर अटैक किया और बहाना लिया प्रॉपर डिमार्केशन के ज़मीन पर नहीं होने का, जो कि कभी इतिहास में एक्चुअल में डिमार्केशन ज़मीन पर हुआ ही नहीं था मित्रों। और धीमे धीमे यह बाउंड्री का इश्यू ना भारत और चाइना के बीच में प्रेस्टीज का इशू बन गया और कोई भी देश अपनी लैंड को सरेंडर नहीं करना चाहेगा। और ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसा डेडलॉक बना, जिस डेडलॉक से बाहर निकलना दोनों ही देशों के वर्तमान हाथों में तो नहीं लग रहा है। कोई भी देश बाहर निकलने की हालत में है। खैर मित्रों,
इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मित्रों, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मित्रों, मैं इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।